आज हम पढ़ रहे हैं जी.एस. घुरिये के बारे में। गोविंद सदाशिव घुरिये। घुरिये का जन्म होता है 1893 टू 1984। ठीक है। इनको माना जाता है एज ए फादर ऑफ इंडियन सोशलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के पिता। जिस तरीके से वेस्टर्न में हम ऑगस्ट कॉम्ट को देखते हैं, उसी तरीके से जब हम इंडिया में नज़र डालते हैं तो हमको दिखाई देते हैं जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये अपने क्षेत्र में बड़े ही दिग्गज थे और पहले थे जिन्होंने कि सोशलॉजी को एज ए इंस्टीट्यूशन लेवल पे लाने का काम किया। जिस तरीके से अगर हम बात करें वेस्ट में एकेडमिक फादर ऑफ सोशलॉजी हम बोलते हैं इमाइल डर्कहाइम को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेक्स से जिन्होंने पढ़ाने का एक स्टार्टिंग की थी। उसी तरीके से भारत में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, क्योंकि पैट्रिक गिट्स ने सोशलॉजी डिपार्टमेंट तो खोल दिया, लेकिन जो कहते हैं कि बड़ी फॉर्मल तरीके से या फिर जहाँ से एक रियल स्टार्टिंग हमको देखने को मिलती है वो घुरिये के समय से देखने को मिलती है। एम.एन. श्रीनिवास उनके एक शिष्य रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि जो घुरिये थे एक जायंट थे। फाउंडिंग फादर्स में जब हम देखते हैं वेस्ट में, तो हम देखते हैं किसको, मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर को, ऑगस्ट कॉम्ट को, स्पेंसर को, और इंडिया पे हम जब देखते हैं तो घुरिये का नाम आता है। घुरिये के दो योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो योगदान है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और टीचर का योगदान, यानी कि यहाँ पर सोशलॉजी के डिपार्टमेंट को फॉर्मली खोलने का और अपने जैसे एक नेक्स्ट जनरेशन के सोशलॉजिस्ट को तैयार करने का, जिसमें हम नाम देखते हैं एम.एन. श्रीनिवास का, जिसमें हम नाम देखते हैं इरावती कर्वे का, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको कि उन्होंने पढ़ाया और जो भारतीय समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में जिनका बड़ा योगदान रहा। दूसरा जो उनका रोल है वो है कि किस तरीके से उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है। करीब करीब अगर हम देखें तो 16-17 तो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं उनके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इंडिया को समझने के लिए एक थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स दिए, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरीके से इंडिया को इंडिया के तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। घुरिये का जन्म जो हुआ 12 दिसंबर 1893 सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, और इस परिवार का यहाँ पर जिक्र इसलिए है क्योंकि इनकी जो थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की झलक हमको दिखेगी। मालवान महाराष्ट्र में जन्म होता है और 91 ईयर्स की एज में बॉम्बे पे इनका निधन हो जाता है। जब घुरिये पढ़ रहे थे तो तब सोशलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट इंडिया पे नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब इनका जो परफॉर्मेंस था एज ए स्टूडेंट वो संस्कृत में बहुत अच्छा था। जब इन्होंने मैट्रिक कर लिया, 10th कर लिया, तो उसके बाद ये एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे पे वहाँ से इन्होंने क्या किया, ऑनर्स किया, और इसके बाद ये ही स्टूड फर्स्ट क्लास सेकंड एट द बीए एग्जामिनेशन एज वाज अवॉर्डेड बहुदाजी प्राइज। तो यहाँ पर उन्होंने बीए किया और बीए पे संस्कृत पे इनकी कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है, और संस्कृत पे कॉम्पिटेंस होने से जो इंडोलॉजी है, क्योंकि इंडोलॉजी में हम क्या बात करते हैं कि इंडियन टेक्स्ट, लिटरेचर, मिथ्स, माइथोलॉजी की जो भी सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ना, तो वो सारे ग्रंथ जो थे हमारे थे संस्कृत में थे। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने जो एमए किया वो इंग्लिश और संस्कृत में किया। तो पहली चीज़ तो इनको वेस्ट की जो चीज़ें थी वो भी इन्होंने आसानी से समझ ली, और जो इंडियन टेक्स्ट थे उनको भी समझने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद इन्होंने पैट्रिक गिट्स को एक पेपर सबमिट किया था। पेपर का नाम है बॉम्बे एज एन अर्बन सेंटर, ठीक है। ये याद रखना कि पैट्रिक गिट्स को उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, भेजा था, जो कि था बॉम्बे एज एन अर्बन सेंटर। इसके माध्यम से उन्हें फॉरेन स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद ये LSE चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर LT हॉबहाउस से ये मिले, ठीक है। तो LT हॉबहाउस का भी कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। देन LT हॉबहाउस से मिलने के बाद लेटर कैम्ब्रिज में शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर मिलते हैं WHR रिवर्स से, ठीक है। रिवर्स के साथ ये डॉक्टरल वर्क करना चाहते थे, लेकिन 1922 में रिवर्स की मृत्यु हो जाती है। तो AC हेडन के अंडर इन्होंने अपना क्या किया, PhD कंप्लीट की, और PhD का जो टॉपिक था, मतलब जिसको इसको बुक फॉर्म में लाए, वो था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक। ये मेन पॉइंट कि WHR रिवर्स से भी मिले, उससे भी प्रभावित हुए, LT हॉबहाउस से भी प्रभावित हुए, लेकिन जो PhD उन्होंने की है वो AC हेडन के अंतर्गत की है, और जो PhD का टॉपिक है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया।
सोशलॉजी इंडिया में अंडर द लीडरशिप ऑफ जीएस घुरी और पैट्रिक गिट्स के अंडर पे ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि पैट्रिक गिट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे बुलाया 1919 में, और 1924 में घुरिये यहाँ पर क्या बन गए, रीडर बन गए। इसके अलावा वह रिटायर हुए 1959 पे और एक एज एमरिट्स प्रोफेसर के तौर पे जाने लगे। घुरिये ने 80 से ज़्यादा थीसिस सुपरवाइज की हैं और 40 के करीब अपनी बुक्स पब्लिश की हैं, और उन्होंने इंडिया पे एज ए सोशलॉजिकल जो अवेयरनेस, जैसे हम बात करते हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, किस तरीके से चीज़ों को सोशलॉजिकली देखना है उसके बारे में बात की, और उस तरीके से इंडिया पे, क्योंकि उससे पहले कोई इंडियन ऐसा काम नहीं कर रहा था, तो वो पहले ऐसे थे। इन्होंने सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडियन सोशलॉजिस्ट के भी क्रिएशन में अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद करनी है कि कौन कौन से उनके शिष्य हैं। एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, के.टी. मर्चेंट, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, वाई.बी. दामले, डी. नरेन, एम.एस.ए. राव, के.एन. वेंकटरप्पा, ठीक है। उसके अलावा बोपे मोंगे, एम.जी. कुलकर्णी, के.सी. पांडिक, पंचनिकर, एम.एल. शर्मा और डी.बी. उनवाला और भी सारे महत्वपूर्ण हैं। मेन हमारे हैं एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया, कर्वे, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, वाई.बी. दामले, एम.एस.ए. राव, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद करना है। एज ए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में उन्होंने डिपार्टमेंट खोला, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे पे, और उनके बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे रहे जो कि अभी भी इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास और इरावती कर्वे। इसके अलावा उन्होंने एक जर्नल भी पब्लिश किया था 1952 में, ठीक है। जर्नल का नाम रखना सोशलॉजिकल बुलेटिन, जो अभी भी चलता है। इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी को फॉर्मेशन में इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। इसके अलावा इनके जो बुलेटिन का नाम है वो है सोशलॉजिकल बुलेटिन, या फिर जर्नल का जो नाम है, और बाय एनुअली चलता था, ठीक है, इनके साल में 2 बार। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ सोशलॉजी वॉज क्रिएटेड इन जनवरी 1920। जो फर्स्ट हमारा जर्नल सोशलॉजी में वो है द इंडियन जर्नल ऑफ सोशलॉजी, जो कि स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। इनके अंतर्गत एल्बन के अंतर्गत बड़ौदा स्कूल इन बड़ौदा में, ठीक। घुरिये ने जो हमारा स्टार्ट किया था वो क्या था, सोशलॉजिकल बुलेटिन, और उन्होंने फाउंड की थी इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी। परंतु पहला जो इंडियन जर्नल था सोशलॉजी का वो स्टार्ट हुआ था 1920 में एल्बन के नेतृत्व में। घुरिये एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 1934 के प्रेसिडेंट भी चुने गए, और ये पोजीशन उन्होंने ऐड की 1948। उनकी किताबों में 16 बुक्स हैं। हिज 16 बुक्स आउट ऑफ टोटल 31 बुक्स पब्लिश ड्यूरिंग, उनके लाइफ टाइम पे 16 बुक पब्लिश हुई, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद और सारी बुक्स पब्लिश हुई। सबसे मेन जो रिमार्केबल बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है। कुछ उनके एडिशंस में कास्ट एंड क्लास इन इंडिया भी लिखा जाता है। इसके अलावा उनका ब्रॉड इंटरेस्ट था हिंदू सिविलाइजेशन पे। अब है थ्योरेटिकल अप्रोच और मेथडोलॉजी किस तरीके से रही जीएस घुरिये की, ठीक है। तो उन्होंने जो थ्योरी और प्रैक्टिस की हम बात करते हैं उसको एक तरीके से साथ में जोड़ने का काम किया। जो उनका अप्रोच था वो इंडोलॉजिकल अप्रोच था, और कहीं ना कहीं फंक्शनलिस्ट हम देख सकते हैं। उनके लिए हम यूज करते हैं आर्म चेयर फिलोसोफिस्ट या फिर लेक्चरिज्म सोशलिस्ट, जो ऐसे सोशलॉजिस्ट जो कि सिर्फ थ्योरी बनाते हैं, सिर्फ अपने डेस्क पे बैठ के ही सारे काम करते हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस उन्होंने बहुत सारे फील्ड वर्क भी किए हैं, जो कि हम देखेंगे। उनके शिष्य श्रीनिवास, हालांकि वो एक आर्म चेयर फिलोसोफिस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो शिष्य जैसे कि श्रीनिवास हैं, उनको उन्होंने क्या कहा कि जो फील्ड वर्क है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया। मेन बुक्स इनकी हम देखेंगे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इनकी जितनी सारी बुक हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज, भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, गॉड्स एंड मैन, एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी, जहाँ पर क्योर अर्बनाइजेशन की बात करेंगे,
शेड्यूल्ड ट्राइब, पहले इसको द एबोरिजिनल्स नाम से पब्लिश किया गया था। रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965 पे आई थी। इंडियन कॉस्ट्यूम्स, सोशल टेंशन इन इंडिया, आई एंड अदर एक्सप्लेनेशन। आई एंड अदर एक्सप्लेनेशन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। विदर इंडिया 1974 पे आई थी। इंडियन एकल्चरेशन, वैदिक इंडिया, ब्रिंगिंग कॉल्ड्रम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये 17 जो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सभी ने नोट कर ली। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुस, भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, गॉड्स एंड मैन, एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, इंडियन कॉस्ट्यूम, सोशल टेंशन इन इंडिया, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन और विदर इंडिया। देन इंडियन एक्लचरेशन, वैदिक इंडिया, ब्रिंगिंग कॉल्ड्रॉन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये 17 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो उनकी बुक्स हैं, जो भी काम है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इसके अलावा अब इनका जो फील्ड सर्वे है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। 6 सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे, ये इसके जो कि उन्होंने 1930 में किया था और पब्लिश जो हुआ 1938 में हुआ। इसके अलावा उन्होंने मोनोग्राफ एक लिखा था महादेव कोलिस पे 1963। तो ये दो जो काम है वो कहीं ना कहीं फील्ड वर्क से रिलेटेड भी हैं इनके। इसके अलावा इनके मेथड को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इनका जो अप्रोच है इंडक्टिव अप्रोच है। आप रिसर्च में पढ़ दो ना इंडक्टिव और डिडक्टिव, कोई बताएगा एक डिफरेंस इंडक्टिव और डिडक्टिव में थ्योरी के माध्यम से, मतलब थ्योरी के बेस पे। सर इंडक्टिव में हम एक पर्टिकुलर केस को स्टडी करते हैं, मतलब बहुत सारे पर्टिकुलर केस को स्टडी करते हैं, उसके बेस पे थ्योरी बनाते हैं, जैसे पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। और डिडक्टिव में हम एक बड़ी थ्योरी लेते हैं, उन बड़ी थ्योरी को हर केस में वो अप्लाई करते हैं, तो वो जनरल टू पर्टिकुलर जाती है। क्योंकि घुरिए हमारे फर्स्ट जनरेशन सोशलॉजिस्ट हैं, उससे पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो नई नई थ्योरीज बनाना चाह रहे थे ना वो, नए नए मतलब किस चीज़ से हम इंडिया की क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो इस तरीके से आप आ सकते हो जो उनका अप्रोच है वो इंडक्टिव अप्रोच है। इसके अलावा इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म किसने यूज किया है, तो वो है GS घुरिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया को हमेशा वो चाहते थे ना कि एक तरीके से जोड़े रखना, ठीक। किस तरीके से हम इंडिया को एज अ होल देखें। इनकी एक बुक है सोशल टेंशन इन इंडिया जो कि 1968 में आई, ठीक। देन इन्होंने वेदास शास्त्र, एपिक्स, पोइट्री, कालिदास की, बल्लभभूति की, इन सब को क्या किया है, पढ़ा है। इसके अलावा मराठी लिटरेचर और सारे लिटरेचर भी इन्होंने पढ़े हैं, मतलब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का यूज किया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सारा घुरिए का। इनकी बुक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इनके कार्य अगर हम देखें तो KM पार्निकर ने इनके कार्य को 6 ब्रॉड एरियाज में डिफाइन किया है। पहला तो है कास्ट पे, जाति पे, दूसरा है ट्राइब्स पे यानी कि जनजाति पे, अगला है किनशिप, फैमिली और मैरिज पे, कल्चर, सिविलाइजेशन और हिस्टोरिकल रोल्स किस तरीके से सिटीज़ का, रिलीजन पे, देन है सोशोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स की हैं, लेकिन ये 6 मेन ब्रॉड थीम्स हैं जिसके अंडर GS घुरिए काम करते हैं। पहला है कास्ट एंड किनशिप। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक, जो कि एक तरीके से हमको हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देती है, ठीक। तो इसके लिए हमने कहा ना क्या है, एक थ्योरेटिकल प्लूरिज्म वाले थ्योरीज में एक ही तरीके से चीज़ें नहीं दिखेंगी, प्लूरिस्टिक थ्योरीज हमको दिखेगी। तो हर जगह से चीज़ें वो लेके आएंगे, हिस्ट्री से भी लेके आ रहे हैं, जैसे
हम बात करें कि जब भी वेदास का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, कालिदास की कविताएं पढ़ रहे हैं, तो तब के समाज को अभी के समाज से एक तरीके से कंपेरेटिव भी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल भी कर रहे हैं, ठीक है, और सोशलॉजिकल तो ला ही रहे हैं। साथ में जो कास्ट और रेस इन इंडिया है वहाँ पर उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल काम भी किया हुआ है, ठीक। तो उनकी स्टडी में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि द किन एंड कास्ट नेटवर्क इन इंडिया हैड पैरेलल इन सम अदर सोसाइटीज ऑल्सो। तो जो किन है यानी कि जो नातेदार है और जाति है, इसका जो नेटवर्क है इंडिया पे, ये बहुत सारी और सोसाइटीज़ में भी इसके पैरेलल कुछ चीज़ हमको देखने को मिलती है, और इसका जो एक इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क हमको हमेशा से देखने को मिला है कास्ट और किनशिप का। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन है डाइवर्स रेशियल और इथेनिक ग्रुप्स का। ये याद रख लेना कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से हमेशा आता है कि कास्ट के कौन कौन से फीचर जीएस खुरिये ने दिए हैं, इनको कोड पे लगाना। अगर आपने पिछला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो वहाँ से यहाँ से चीज़ें आती ही हैं, ठीक। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्री यूज करते हैं SHOP CM, SOP CM, याद हो जाएगा ना। जी सर एक बार बताना दोबारा। क्या बताना है? फीचर्स, फीचर्स फीचर्स किसके फीचर? से कास्ट के ना इनके। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना मैं पहले, पूरे के। ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो ना। याद हो जाएगा, हाँ सर। ठीक। पहला है एस से सेगमेंटल डिवीजन, यानी कि सोसाइटी में जब भी हम कास्ट की बात करते हैं तो एक खंडात्मक विभाजन हमको देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्राज हैं, तो एक अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। दूसरा, इनमें हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्राज, ठीक। देन है ओ फॉर क्या है? ऑक्यूपेशन, कि आपको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ही क्या करना है, चूज करना है। पी फॉर है प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक। जैसे होता है ना कि आप यहाँ पर टच नहीं कर सकते, जैसे हम पहले देखते थे कि इस जो कुएं का पानी आप नहीं ले सकते, अगर आपने इसको टच कर लिया तो फिर आपको शुद्ध होना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है, प्योरिटी और पोल्यूशन वाला। देन है सी फॉर होता है कमेंसैलिटी, यानी कि खाने के किस तरीके से हमारे नियम होते हैं, सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ किस तरीके से होती हैं, ठीक। देन है मैरिज, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, कि मैरिज आप किससे कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो। ये याद हो जाएंगे 6 फीचर। जी सर। हाँ सर, हो जाएगा। अभी याद हो जाएंगे ना। ये फर्स्ट वाला क्या है, सेगमेंटल डिवीजन, मतलब खंडात्मक कि विभाजन जिस ना, क्षेत्र अलग अलग में खंडों में है ना, ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग हैं, शूद्र अलग हैं। बहुत भी अलग होगा ना, जैसे ब्राह्मण पूजा करेंगे वाला, इस टाइप से है ना ये। हाँ, मतलब उनके अलग अलग सेगमेंट बटे हुए हैं ना, डिफ्रेंशिएशन हम देखने को मिल रहा है सभी में। जैसे हम मैन एंड वुमेन कह रहे हैं तो दोनों डिफरेंट है ना, डिफ्रेंशिएट हैं दोनों। इस तरीके से जो कास्ट है उसमें भी सारे लोग डिफरेंट हैं, सेगमेंट में बटे हुए हैं, खंडों में बटे हुए हैं। दूसरी चीज़, अभी खंडों में तो बटे हुए हैं, साथ साथ उनमें हायरार्की भी है, मतलब ऊंच नीच का क्रम भी है, ओके सर। ठीक है। तो ये हैं कास्ट के 6 फीचर जो कि जीएस खुरिये ने दिए, ठीक है। ट्रिक से याद कर सकते हो, आराम से याद हो जाएगा। सीएम ने खुली लिकर शॉप। इसके अलावा घुरिये ने जब भी वो कास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे नीचे, ठीक है। मैरिज रेस्ट्रिक्शन की जब वो बात करते हैं तो 3 तरीके की रेस्ट्रिक्शन वो बताते हैं, 3 तरीके की चीज़ें उसमें बताते हैं। पहला है एंडोगेमी, एक्सोगेमी और हाइपरगेमी। याद रहेगा, एंडो, एक्सो, हाइपर, घुरिये ने बताए हैं, ठीक है। मैरिज रेस्ट्रिक्शन 3 टाइप के मैरिज रेस्ट्रिक्शन अगर आते हैं अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिये तो होगा एंडोगेमी, एक्सोगेमी और हाइपरगेमी। ये 3 चीज़ें बताई हैं। कोई बताएगा एक्सोगेमी क्या होगा, एंडोगेमी क्या होगा और हाइपरगेमी क्या होगा? एक्सोगेमी मतलब कि हम
बाहर शादी करेंगे, अपने गोत्र में नहीं करेंगे। एंडोगेमी मतलब अपने कास्ट के अंदर करेंगे। हाइपरगेमी मतलब कि मैं जैसे हूँ तो मैं क्षेत्रीय हूँ तो मैं ब्राह्मण से शादी करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा सपिंडा होता है ना, सपिंडा आप जानते हैं कि जिनके हम वो बनाते हैं ना, पिंड दान करते हैं, जितने लोग साथ में पिंड दान करते हैं, राइस बॉल बनाते हैं, वो सारे क्या माने जाते हैं, एज अ किन माने जाते हैं, हमारे नातेदार माने जाते हैं। तो उनके साथ भी जो विवाह होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। और गोत्रा भी क्या है, एक एक्सोगेमस ग्रुप है। तो एक्सोगेमी 2 तरीके की, एक तो सपिंडा एक्सोगेमी और गोत्रा एक्सोगेमी। गोत्र के बाहर आपको शादी करनी है और सपिंड के बाहर भी आपको विवाह करना है, ठीक। और गोत्रा में हम क्या मानते हैं, एक इमेजिनरी एंसेस्टर मानते हैं ना, जो कि कोई ऋषि हो सकते हैं जब भी हम गोत्रा की बात करते हैं। और जब मैंने आपको बताया था वंश क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, तो डिसेंट में हमारा नोन होता है, जहाँ से हम अपनी लाइन को ट्रेस करते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो सब कास्ट होती है, उपजाति होती है, वो क्या कहते हैं, हमारे नातेदारों को बनाती है। सोसाइटी एक्सोगेमी में इन आवर सोसाइटी इज लार्जली बेस्ड ऑन किनशिप, जो कि रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 तरीके की जो मैरिज रेस्ट्रिक्शन है हमारी सोसाइटी में, एंडोगेमी, एक्सोगेमी और हाइपरगेमी। हम इंडिया पे हमेशा से जो डिसेंट होता है वो ब्लड टाइज से नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल डिसेंट भी हमको देखने को मिलता है, जैसे कि गोत्रा के केस में। या फिर इसके अलावा एक और डिसेंट वंश हमको कहाँ से देखते हैं, गुरु शिष्य के बीच में भी हमको देखने को मिलता है ना, कि कभी कभी जो भी प्यूपिल होता है वो मानता है कि उसका डिसेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके मास्टर से या फिर उसके गुरु से, ठीक। कास्ट और सब कास्ट में भी हमको प्योरिटी और पोल्यूशन दिखाई देता है। ब्राह्मिन्स ने कास्ट सिस्टम को लेजिटिमाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कास्ट वाला कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? जी सर। आ गया ना। दूसरा है ट्राइब का, ठीक है। तो इनकी बुक है शेड्यूल ट्राइब करके। इसके अलावा एक और ट्राइब पे, कोलीज इन महाराष्ट्र पे इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हमको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो वेरियर एल्विन और जीएस घुरिये की जो डिबेट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो घुरिये ये कहते थे कि जो हमारी कास्ट, जो हमारी ट्राइब है, वो ऐसी ट्राइब है जो कि हिंदुआइज्ड है। ये कोई अलग से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग कैटेगरी है, ये तो क्या है, पिछड़े हिंदू ही हैं, जो कि हिंदूज़ की चीज़ों को ही क्या करते हैं, सारे जो रिचुअल्स होते हैं हिंदू के रिचुअल्स ही करते हैं। तो इनको हमको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है हिंदूज़ के साथ। इसके एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि उन्हें बहुत कास्ट, जैसे संथाल हैं, भील हैं, गौंड्स हैं, तो ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, हिंदुआइज हो चुके हैं। हिंदू की परंपराएं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, उन्हीं का पालन करते हैं, ठीक। तो ये उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी इसके आधार पर कहा था कि ये क्या है, बैकवर्ड हिंदू हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट हिंदू। इसी पे वेरियर एल्विन कहते हैं कि इनको, अब वेरियर एल्विन की बुक याद रखना, लॉस ऑफ नर्व में ये बात करते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनको आइसोलेशन में रखना है, उनको अलग रखना है। या फिर एक और चीज़ आती है नेशनल पार्क अप्रोच, कि उनको जो नेशनल पार्क है ना वहीं पर रखना है, ठीक है। नेशनल पार्क में रखना है किसको, ट्राइब्स को, उनको बिल्कुल आइसोलेटेड रखना है। और वो डिफरेंट है, हिंदू से डिफरेंट है। एक जैसे हैं कौन कह रहा है, जीएस घुरिये, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं बैकवर्ड हिंदूज, जिसके एग्जाम्पल के रूप में देते हैं वो संथाल, भील और गौंड्स को, ठीक है। यहाँ से भी आ सकता है कि कौन कौन से हमारे जो जीएस घुरिये ने स्टडी की थी उसमें किसको उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बैकवर्ड हिंदूज कहा था, तो वो थे संथाल, भील्स और गौंड्स। जबकि दूसरी ओर वेरियर एल्विन अपनी बुक लॉस ऑफ नर्व में कहते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए, जबकि घुरिये क्या बात करते हैं कि उनको एसिमुलेट कर देना चाहिए हिंदू कास्ट पे, ठीक है। ये छोटी सी डिबेट है, इसको याद करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि जो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं वो तो हिंदू की वैल्यूज़, नॉर्म्स, इन सब का ही पालन कर रहे हैं, तो क्यों ना कि उनको हिंदू में ही क्या किया जाए, एसिमुलेट किया जाए, इस सोसाइटी में क्या करने का प्रयास किया जाए कि इस सोसाइटी में वो समाहित हो पाएँ, ठीक।
तो इसमें इन सारी चीज़ों के लिए जो हिंदू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, तो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान ये दिया है कि जो भी हमारी क्या थी ट्राइबल्स थी उनको हिंदुआइज करने का काम किया है। ठीक है, उनको हिंदू प्रैक्टिसेस, हिंदू रिलीजन के बारे में बताया है और कन्वर्ट करने का भी एक तरीके से काम किया है। तो घुरिये इस तरीके से और भी बहुत सारे उन्होंने देखे, जैसे कत्यूरियस, भूरियास, उरांस, खोंड, गोंड, कोकूस, जिन्होंने कि हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये ट्राइब्स भी आप देखना, कतूरियास, भूयास, उरांस, खोंड्स, गोंड्स और कोरकूस। ठीक, तो ट्राइबल हो गया, कास्ट हो गया। नेक्स्ट है रूरल और अर्बन, जिसको बोलते हैं रर्बनाइजेशन। रर्बनाइजेशन का जो मेन टर्म है वो तो दिया है गैल्पिन ने। ठीक है, वेस्ट में अगर हम बात करें, इंडिया पे किसने दिया है, जीएस घुरिये ने। ठीक, रूरल और रर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर कि जो अर्बन है उसकी तरह सुविधाएं हो, अर्बन की तरह हमारा इन्वायरमेंट हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो, रूरल की तरह शांति हो, यानी कि रूरल का एटमॉस्फेयर हो, अर्बन की सुविधाएं हो, तो उसे हम कहेंगे रर्बनाइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से। तो मेनली जो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है वो किसी वेस्टर्न स्कॉलर से न लेके संस्कृत टेक्स्ट से लिया है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, और यहाँ पर किस तरीके से जो हमारे एंशियंट क्या थे, टेक्स्ट थे, जो लिटरेचर था, जो हमारी मैथोलॉजी थी, वहाँ पर इन सारी चीज़ों की बात की गई थी। ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि अभी जो अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है वो अर्बन से अर्बन सेंटर्स को रूरल बनाया जा रहा है ना, लेकिन तब जो कहते हैं टेक्स्ट हैं उसमें ये बात की गई थी जो रूरल हैं उन्हीं को अर्बन किया जा रहा था, उन्हीं में और सुविधाएं बढ़ाई जा रही थी। अभी हम देखते हैं स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर ग्रीनरी होगी, सारी चीज़ें होगी, तो उस कंटेक्स्ट में हम अर्बनाइजेशन देखते हैं। लेकिन पहले जो अर्बनाइजेशन था वो गांव है, गांव में ही सुविधाएं मिल जाएं, गांव में ही मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, ये सारी चीज़ें हो, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, जैसे बनारस है, कांचीपुरम है, जयपुर है, मुरादाबाद है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। ठीक है सर, ये जो बैकवर्ड हिंदू वाला है, इसमें से बैकवर्ड कास्ट बोला है या बैकवर्ड हिंदू बोला है ट्राइब्स को? कहीं कहीं पे बैकवर्ड हिंदू लिखा जाता है और कहीं कहीं बैकवर्ड कास्ट हिंदू लिखा जाता है। ठीक है, दोनों सही हैं। उसके अलावा अर्बन प्लानर जो होना चाहिए उसको इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना आना चाहिए। एक तो ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर अच्छे से हो, ह्यूमन कंजम्पशन हो, ट्रैफिक कंजक्शन अच्छे से हो, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक व्हीकल हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो, ट्री को अच्छे से इरोज किया जा सके, साउंड पोल्यूशन के बारे में, और जो ट्री फिलिंग है उनको भी इनडिस्क्रिमिनेट किया जाए, और जो पेडिट्रिशियन है, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए भी सुविधाएं हो। ठीक है, मेनली वैसे याद कर सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से फीचर तो इनके नहीं आएंगे, लेकिन अर्बन प्लानिंग पे अगर क्वेश्चन आया कि किसने इनमें से काम किया हुआ है और वहाँ पर आपको लगता है कि घुरिया उसमें है, तो ठीक है, तो घुरिये भी आप वो कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी कल्चर और सिविलाइजेशन की। ठीक, एक पेपर का नाम याद रखना, द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ठीक है, इनका पेपर है द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, जिससे कि जो एक चाइल्ड होता है वो अपनी मदर से जुड़ा रहता है, जहाँ से फूड पास होता है, उसे बोलते हैं ना प्लेसेंटा, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था। घुरिये ने एग्जामिन किया है कि किस तरीके से जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं वो काम करती हैं। मतलब जैसे हम करते हैं ना, जैसे हमारा पहला दांत आता है तो दांत को हम दूब की जड़ में डाल देते हैं ना यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं नेल पेयरिंग के समय, या फिर जब हम वो करते हैं पहली बार हम बाल बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ से ये क्या है, कल्चर ट्रेड्स एक तरीके से, तो यहाँ से भी कल्चर का डिफ्यूजन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक, जैसे वो बात कर रहा है कि डिस्कार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइक फर्स्ट आउट हेयर, नेल पेयरिंग,
first fallen teeth, and afterward the purpose of this paper is, he says, to compare the methods of disposal of human placenta in different regions of the world to see if they shed any light on the problem of diffusion of culture. किस तरीके से डिफ्यूजन ऑफ कल्चर पे लाइट वो करते हैं. ठीक, तो इस पे भी हमने काम किया है. जो पेपर है उसका नाम है द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा. ठीक, ये जो कल्चर डिफ्यूजन की थ्योरी है मेनली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है. According to Ghurye, culture consists the center of core element for understanding society and its evolution. In fact, culture is totality involving the entire heritage of mankind. तो ये बात करते हैं कि जो अगर किसी भी सोसाइटी को इस इवोल्यूशन को हमने देखना है अच्छे से, तो हमको क्या समझना पड़ेगा, वहाँ के कल्चर को समझना पड़ेगा. और कल्चर जो हमारा पूरा ह्यूमन काइंड है, ठीक है, उसका एक सामूहिक विरासत के रूप में हमको देखने को मिलता है. और कल्चर में कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं. ही वॉज मोर कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन. किस तरीके से जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई, और इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन. हिंदू सिविलाइजेशन को उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन कहा है. ठीक है, उसके बाद घुरी ने प्रॉम्प्ट किया by the belief that there is a common heritage of modern civilization and that heritage is a collective endeavor of humanity. ठीक है, कलेक्टिव endeavor जो ह्यूमैनिटी ने सारी चीज़ें की हैं उसमें हमको देखने को मिलती है. अब फाउंडेशन ऑफ कल्चर के लिए ये 5 चीज़ें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक, फाउंडेशन ऑफ कल्चर के लिए कौन सी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है. तो पहला है रिलीजियस कॉन्शियसनेस, यानी कि धार्मिक चेतना. कंसाइंस, जस्टिस, फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड फ्री एक्सप्रेशन, कि आप जो नॉलेज है उसको ईजिली और अच्छे से क्या करो एक्सप्रेस कर सको. टॉलरेशन. ठीक है, ये 5 याद कर लेना किसी भी तरीके से. कोई भी ट्रिक आप अभी बना सकते हो. सर सेकंड का हिंदी मीनिंग क्या है? कंसाइन, कंसेंस. एक मिनट, अभी एग्जैक्ट हिंदी नहीं आती मुझे इसकी. एक मिनट. अंतःकरण इसमें आ रहा है ना, स्वयं के कर्म के अच्छे या बुरे होने का ज्ञान. कंसेंस विवेक दिखा रहा है. हाँ, विवेक. ठीक है, मॉरल सेंस ऑफ. इसको आप याद कर सकते हो ऐसे. RJ किस तरीके से भी याद करते हो. RJ CFT TFC किसी भी तरीके से. ठीक है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना जिस तरीके से ये हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक, RJ CFT करके याद कर सकते हो या फिर किसी भी और तरीके से याद कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू घुरिये, सिविलाइजेशन सम टोटल ऑफ सोशल हेरिटेज प्रोजेक्टेड ऑन द सोशल प्लेन. ठीक है, और यहाँ पर सिविलाइजेशन की डेफिनेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सम टोटल होता है हमारी सामाजिक विरासत का. ठीक है, जो कि सोशल प्लेन पे रहती है. इसके अलावा उन्होंने जो हमारा नेचर ऑफ सिविलाइजेशन है, ठीक है, उस पर भी 4 जनरल कंक्लूजन दिए. पहला तो ये कहा कि फर्स्टली एज येट देयर हैज़ बीन नो सोसाइटी विच हैज़ बीन ईदर कम्प्लीटली सिविलाइज्ड और वेरी हाईली सिविलाइज्ड. तो कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल भी सिविलाइज्ड ना हो या फिर बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो. मतलब कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होती जो कि बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो, ठीक है, और बहुत कम सिविलाइज्ड हो. यहाँ पर वो एक लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंटिन्यूस प्रोग्रेस. हमेशा सोसाइटी में कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती रहती है. ठीक, तीसरी चीज़, थर्डली ग्रेडिएशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑल्सो कोरिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़. इन हाई सिविलाइजेशन द ह्यूमैनिटी, जो भी एक हाई सिविलाइजेशन की, जैसे हमने एक पढ़ा था किसका, सोरोकिन का पेंडुलम वाला पढ़ा था ना. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हाई सिविलाइजेशन होगी वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी. ठीक, मतलब ज़्यादा पीपल के द्वारा, एक मास पॉपुलेशन के द्वारा वो वैल्यूज़ अडॉप्ट होंगी. ठीक, फोर्थली एवरी सिविलाइजेशन हैज़ हाई और लो वाइब्रेशनल सम डिस्टिंक्ट, और प्रत्येक जो सिविलाइजेशन होती है उसकी कुछ हाई और कुछ लो हमारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं.
ये समझ में आ गया सिविलाइजेशन और कल्चर पे। ये 5 याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं कि सिविलाइजेशन के कौन कौन से इन्होंने जन कंक्लूजन दिए थे। देन है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक। तो रिलीजन के बारे में बहुत ने काम किया है, जैसे वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1930, डरखाइम द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में आई थी शायद, ये पब्लिकेशन का ईयर हो सकता है, ठीक। तो इसी तरीके से हाँ घुरिये ने भी काम किया है। तो घुरिये ने जो काम किया था, अब वो 6 बुक उन्होंने रिलीजन पे लिखी। वो थी इंडियन साधुस, गॉड्स एंड मैन, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, इंडियन एक्यूमुलेशन, वैदिक इंडिया और द लिगेसी ऑफ रामायण, ठीक। अब यहाँ पर लिगेसी ऑफ रामायण, इसके अलावा महाभारत पे किसने काम किया है? ऐसी दो है नहीं, इंडोलॉजिस्ट है। कर्वे ने किया है सर। हाँ, उन्होंने जो बुक उनकी है ना, युगांता द एंड ऑफ एन एपॉक, वहाँ पर वो क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं महाभारत का। दूसरा, रामायण पर भी हम पता चलेगा कि किसने किया है, घुरिये ने किया है, ठीक। तो कंफ्यूज वहाँ पर मत होना। महाभारत आएगा तो इरावती कर्वे या तो आएगा कि महाभारत का क्रिटिकल एनालिसिस किसने किया है, एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि युगांता द एंड ऑफ एपॉक किसकी बुक है, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जहाँ पर आए कि किसने इंडियन हमारी जो मैथोलॉजी है उस पर काम किया है, घुरिये और कर्वे दोनों होते हैं, तो फिर दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। गॉड्स एंड मैन में घुरिये डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ हिंदू आइडियाज़, गॉड और उसका क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि गॉड और मैन के बीच में रिलेशनशिप हिंदू सोसाइटी के कंटेक्स्ट में किसने बताया है, तो ये हैं जीएस घुरिये। रिलीजियस कंसेंसस में कि ये बात करते हैं कि 3 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और हिंदू। तो अकॉर्डिंग टू हुम कौन सी सबसे प्रिमिटिव हमारी सिविलाइजेशंस हैं, या फिर घुरिये के अकॉर्डिंग कौन सी 3 हमारी ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन है। तो याद रखना मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और हिंदू, ठीक है। इसमें और सारी चीज़ें अगर दी हों, जैसे और कोई सिविलाइजेशन का नाम दी हो, तो वो आंसर नहीं होगा। इसके अलावा जो उनकी बुक है इंडियन साधुस, उसमें घुरिये ये जेनेसिस कंसिडर करते हैं कि जो हमारा प्रादुर्भाव हुआ, जेनेसिस हुआ, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसेक्टिज्म इन हिंदुइज्म रीजन एंड द रोल एसेटिक्स हैव प्लेड इन द मेंटेनेंस ऑफ हिंदू सोसाइटी। एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी साधु होते हैं, ठीक है, अगर हम पहले वैदिक काल से देखें, अभी तक देखें, तो वो क्या होते हैं, सन्यासी होते, एसेटिक्स होते हैं ना, किसी भी चीज़ से उनका कोई मोह माया नहीं रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी वही प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि समाज का हिस्सा, एक तरीके से सांसारिक जीवन से विरक्त होते हुए भी समाज में जो रोल है उनका, यहीं पर घुरिये बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो उन्हीं का है। चाहे हम किसकी बात करें, रिलीजन के बारे में बात करें, रिलीजन के नियमों के बारे में बात करें, किस तरीके से रिलीजन को फॉलो करना है, किस तरीके से इस दुनिया में रहना है, तो सारे नियम कौन मेनली करता है, साधु करते हैं। और साधु को सांसारिक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस सांसारिक जीवन से विरक्त होते हुए भी वो इसमें पूरी तरीके से शामिल है, ठीक है। तो ये बात करते हैं इंडियन साधुस में, ठीक। जैसे वो बात करते हैं शंकराचार्य की, ठीक। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी साधु है या फिर तब के जिन्होंने वेदों का एनालिसिस किया, धर्म को पूरा फैलाया, तो वो सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल ऊपर उठे हुए थे, दूर थे, लेकिन फिर भी समाज के जो नियम हैं, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, वो भी तो उन्होंने ही डिसाइड की। तो एक हमको पैराडॉक्स दिखता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई? जी सर। उसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में भी बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट ही हैं किसके, हिंदुइज्म का। देन हमारा नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन पर भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, हाउ दिस कंसर्न विद द प्रेजेंट डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स इन इंडियन सोसाइटी हैज़ कम बैक इन अ बिग वे इन लेटर राइटिंग ऑफ घुरिये, कि कौन ये इनकी ट्रायलॉजी है, ठीक है। 3 बुकें जो एक क्रम में आती हैं, सोशल टेंशन इन इंडिया, विदर इंडिया और इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी,
ठीक, ये ट्रायोलॉजी याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिर से, ठीक है। घुरिए से बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि मॉडर्न सोसाइटी में 5 थ्रेड कौन से हैं नेशनल यूनिटी के, राष्ट्रीय एकता में बाधक कौन से तत्व हैं, ठीक। तो ये 5 हैं: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। याद हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिए कि अगर इनको संभाल के नहीं रखा गया या फिर अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया गया सोसाइटी में, तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल थ्रेट है वो बढ़ जाएगा, नेशनल यूनिटी में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये 5 बहुत वल्नरेबल ग्रुप्स हैं: शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम्स और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। यानी कि जो भाषा के आधार पे क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो ये 5 बिल्कुल याद करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन इनका एनालिसिस है किस तरीके से घुरिए ने और सारे काम किए हैं। मेनली वो किसकी बात करते हैं, हिंदू सोशलॉजी को बनाने की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी उनके राइटिंग्स में चीज़ें देखने को मिलेंगी। WHR रिवर्स से भी वो काफ़ी अधिक प्रभावित है, ठीक। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज की। हाँ सर। नहीं सर।